हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी दिन से आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन काफ़ी नुकसान हो रहा है बच्चों का। ठीक है, तो आज से शुरुआत करते हैं इसकी। स्पेशली साइंस में मैंने जो अपने एक बनाया है ब्लूप्रिंट, उसके अकॉर्डिंग ये है कि 10th और 9th के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस डालेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो मैथ्स के लिए भी कह रहे हैं, तो मैथ्स के लिए भी मैं शुरुआत कर ही रहा हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैथ्स के में जो है जो चैप्टर्स हैं आपके स्पेशली 9th और 10th के, उनके लिए अगर वीडियो बनाऊँ तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस आपके क्लास 10th में बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस। क्लियर। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी प्रोसेस जो कि लाइफ से रिलेटेड है। लाइफ से रिलेटेड का मतलब ऐसी प्रोसेस कि अगर उनमें से कोई ऐसी प्रोसेस रुक जाए तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होंगी। कुछ जो बुक्स हैं उनमें तो चैप्टर वाइज वो सारी प्रोसेस दे रखी हैं, और कुछ बुक ऐसी हैं उसमें सिर्फ लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है और अंदर जो है टॉपिक में दे रखे हैं वो सारी चीज़। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहली जो चीज़ पढ़ेंगे हम लाइफ प्रोसेस में वो हमारी होगी न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी को ही हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। न्यूट्रिशन के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। हालांकि आप कहेंगे सर ये तो बेसिक बातें बहुत पहले से पता है, क्या पढ़ाने लग गया, लेकिन वो ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो क्या होती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको पता ही है लिविंग थिंग्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो ब्रीथ कर रही है, ठीक है ना, सांस ले रही है। दूसरी चीज़, अगर रिप्रोड्यूस कर रही है, अपने जैसे और यंग वंस को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर लोकोमोट कर रही है, लोकोमोट का करने का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आप कहेंगे सर बाइक है, कार है, ये भी तो एक जगह दूसरी जगह मूव कर रही है, क्या ये लिविंग थिंग्स है? नहीं, बाइक कार वो अपने आप से मूव नहीं कर रही है ना, लेकिन अगर आप हो या कोई दूसरा एनिमल है वो तो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। इसके साथ साथ और एक और चीज़ होती है, बहुत सारी प्रोसेस आएंगी ऐसे एक्सेट्रा, लास्ट में क्या होगा, ऑल विल टेस्ट डेथ। ये मतलब लिविंग थिंग्स के लिए ये चीज़ें हैं, उनके साथ साथ कुछ और भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एक दो प्रोसेस और भी आती हैं, एक्सक्रीशन आता है। उसके बाद में लास्ट क्या होना है, डेथ। ये भी लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर जो है वो डेस्टिनी। नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ करेंगी, ना ही रिप्रोड्यूस करेंगी, ना ही लोकोमोशन करेंगी, और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स में डेथ का कोई है, ऐसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, आपको पता ही होंगी। अब अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स में, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं को ही हम एक्चुअल में क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये सब क्या हैं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अब इन लाइफ प्रोसेस को हम एक एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर हो रही बातें? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको अपनी सारी लाइफ प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी, वो ज़रूरत होगी एनर्जी की। एनर्जी क्या है, एनर्जी की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपने, एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, या कैपेसिटी कह लो, एबिलिटी कह लो, एनीथिंग। कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो वर्क क्या है और वो सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम कोई वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एनर्जी। तो अब जैसे हमारे पास बहुत सारे वर्क हैं, पढ़ना, लिखना, कूदना, भागना, खेलना, सोना, ऑब्वियसली ये सारे वर्क हैं। तो इनके लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी,
किस चीज़ की जरूरत होगी? एनर्जी। क्लियर? तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? लिविंग थिंग्स को अपने बहुत सारे वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए सबसे पहला जो प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? अगर हम इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो आप इसको देख सकते हैं, द इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and utilization of this acquired energy कह सकते हैं, of this acquired energy। ठीक है, न्यूट्रिशन को डेफिनेशन आप बहुत सारे दे सकते हो। सिंपली मैं आपको समझाऊं तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग थिंग्स क्या करता है? फूड का इंटेक करता है। फूड मतलब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो आप लोग जानते ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ें क्या हैं? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। तो इनका इंटेक करना, और सिर्फ इंटेक नहीं करना, इंटेक करने के साथ साथ उनसे जो एक्वायर्ड एनर्जी है, जो उससे एनर्जी मिली है उन न्यूट्रिएंट से, उसका यूटिलाइजेशन करना। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। आप अपनी तरफ से डेफिनेशन बना सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट, कि बुक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं या आपके जो गेस्ट पेपर्स वगैरह होते हैं या आप किसी से ट्यूशन ले रहे हैं, उन्होंने जो डेफिनेशंस लिखाई होती हैं, आप अपने पर्टिकुलर जो एग्जाम्स हैं उसमें वो डेफिनेशन का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी लैंग्वेज, अपनी तरफ से बनाई हुई, मतलब चीज़ को, कोई भी चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट में लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसकी डेफिनेशन अपने शब्दों में लाइए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू राइट द एग्जाम। ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा जो है ये बुक से रट्टा मार कर नहीं आया, बल्कि इसने चीज़ों को समझा है और समझने के बाद इसने बातों को अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, हालांकि बहुत सारे टीचर्स बताते नहीं है इस बात को। लैंग्वेज डजंट मैटर। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, स्पेशली इन साइंस। ठीक है, नॉट इन अदर सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एंड हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस। तो साइंस में जो लैंग्वेज होती है ना, वो बिल्कुल भी, सॉरी, लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मतलब आपको एज, वॉज, इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना है। वो आपकी सिर्फ इंटेंशन को देखना चाहते हैं कि क्या आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया है। वहाँ पर एग्जामिनर ये चेक करने के लिए नहीं बैठा है कि आपको लैंग्वेज, आपका एज कहाँ है, वॉज कहाँ है, दिस कहाँ है, दैट कहाँ है, नथिंग। बस वो ये देखता है कि उसने ये बता दिया है कि हाँ, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन, एनर्जी, इनटेक, बस ये कुछ फंडामेंटल कीवर्ड कह सकते हैं इनको। तो वो ये देखता है कि हाँ, अच्छा, इसका मतलब बच्चों को पता है कि हाँ, इनटेक करना है किसका? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन करना है, किस चीज़ का यूटिलाइजेशन? जो एक्वायर्ड एनर्जी है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन। क्लियर होगी बात? अब न्यूट्रिशन हो गया, मतलब जो इनटेक करना था फूड का, जो हमारे पर्टिकुलर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमने इनटेक कर लिया। क्लियर? लेकिन इनटेक करने के बाद भी अभी भी जो एनर्जी है ना, वो अनलॉक है। जो एनर्जी है वो अभी कैसी है? अनलॉक है। ठीक है ना, जैसे हमारी कंट्री जो है वो अभी भी कैसी है? अनलॉक है। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो अनलॉक फर्स्ट करके उसको थोड़ा सा खोला गया है। तो अभी भी कंट्री का जो मोस्ट पार्ट है वो अभी भी कैसा ही है? अनलॉक है। तो ऐसी एनर्जी भी क्या है? आपने खाना खा लिया, फूड का इंटेक कर लिया, उसके बारे में भी खूब डिटेल में पढ़ेंगे, खूब डिटेल। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक से कीवर्ड समझाना। फिर एनर्जी का क्या करना? एनर्जी क्या है? अनलॉक है, मतलब आपने इंटेक कर लिया है, खाना खा लिया है, लेकिन अभी उस खाने में, उस फूड में जो एनर्जी है वो आपको नहीं मिल पाई है। अब क्या करें? अब आपको ये करना होगा कि किसी भी तरीके से उस एनर्जी को अनलॉक से, सॉरी, ये क्या कर रहे हैं? दिक्कत हो गई। एनर्जी कैसी है? लॉक है। एनर्जी कैसी है? लॉक है। ठीक है, वो जो वर्ड्स अभी बोले हैं उनको थोड़ा सा लॉकडाउन में दिमाग मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। एनर्जी कैसी है? लॉक है, और उसको हमें करना क्या है? ठीक है ना, अनलॉक। कहा सुना माफ। ठीक, एनर्जी कैसी है? लॉक है, और उसको करना क्या है? अनलॉक करना है। ठीक है,
अब अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक दूसरी प्रोसेस होती है, उसके लिए एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पायरेशन। क्लियर? एनर्जी हमारी लॉक है, उसको अनलॉक करना। जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एनर्जी में सपोज करो हमने 1 मॉलिक्यूल जो है वो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमने इनटेक कर लिया है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कुछ एनर्जी होगी डेफिनेटली। अब उस एनर्जी को हमें करना क्या है, उस एनर्जी को हमें अनलॉक करना है, यूज में लेकर आना है। तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे ही जो एलिमेंट्स हैं आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे, और बॉन्ड बनने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जो बॉन्ड के बनने पर भी एनर्जी रिलीज होती है, ये केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें हैं, आपको डिटेल समझाएंगे, और बॉन्ड के टूटने पर भी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो इन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है, तभी हमें क्या मिलेगा, वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो बॉन्ड को ब्रेक करने की प्रोसेस है, और वही नेक्स्ट प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस। ठीक है ना? रेस्पायरेशन की प्रोसेस में भी पार्ट है, उसको अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे रेस्पायरेशन को। अभी सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो रेस्पायरेशन से ही रिलेटेड है, सांस लेना। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान खाना खा ले लेकिन अगर उसको सांस नहीं लेने दी जाए, ठीक है, अगर वो ब्रीदिंग ना कर पाए तो डेफिनेटली मर जाएगा। तो ब्रीथिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, हर किसी को पता है कि ब्रीथिंग में हम जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और उसके बाद में जो रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है, वो अंदर जाकर उस लॉक्ड एनर्जी को, समझ में आ रहा है, उस लॉक्ड एनर्जी को अनलॉक कर रही है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसको यूटिलाइज कर पाए। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो पहली प्रोसेस का मतलब लिविंग थिंग्स में कौन सी हुई, न्यूट्रिशन। उसने एनर्जी के लिए फूड को इनटेक कर लिया, लेकिन एनर्जी लॉक थी, उसको अनलॉक करना है, तो फिर कौन सी प्रोसेस को हम लेंगे, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हो गया, रेस्पायरेशन में एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। अभी भी हमारे सामने एक और प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी रिलीज तो हो गई है, लेकिन जो सपोज करो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी हैव मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। तो अब एक दो सेल तो है नहीं कि एनर्जी रिलीज हुई और पूरी सेल में फैल गई, नहीं, एनर्जी जो रिलीज हुई है वो अब सारी सेल्स तक पहुंचाना जरूरी है, मतलब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपके? तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास प्रोसेस होती है एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर पे रेस्पायरेशन, और तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन नाम से पता लग रहा है, एक चीज़ों को इधर से उधर ले जाना। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्पेशली हमारे बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है ब्लड। मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है, ब्लड। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों का होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक फूड का होता है और दूसरा गैसेस का होता है। ठीक है, फूड का और गैसेस, फूड और गैसेस दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फूड का भी ब्लड करता है और गैसेस का भी ब्लड ही करता है। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी पहुंच गई। अब इस एनर्जी के पहुंचने पर हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब बहुत सारी मिलियंस ऑफ रिएक्शंस चलती रहती हैं हर सेकेंड हमारी बॉडी के अंदर, हमें पता भी नहीं है कितनी रिएक्शंस चल रही हैं हमें जिंदा रखे रहने के लिए। ठीक है, तो उन सारी केमिकल रिएक्शंस को जो कि ज़रूरी हैं किसके लिए, लाइफ के लिए, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब देखते हैं, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, तो ये रिएक्शंस कहते हैं केमिकल रिएक्शंस हैं। और आपको पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ उसमें जो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनता है वो तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स भी बच जाते हैं। क्लियर? तो वो जो साइड प्रोडक्ट साथ में बचेंगे वो हमारे लिए एज अ वेस्ट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में उनका कोई खास काम नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं,
रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में हमने किस चीज़ का इंटेक किया? ऑक्सीजन का। किसका इंटेक किया? ऑक्सीजन का। इंटेक किसका किया? O2 का। ठीक है, और रिलीज क्या किया? CO2। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन अंदर गई, इसने अंदर जाकर कोई रिएक्शंस की, और रिएक्शन करने के बाद में कोई प्रोडक्ट बना, और उन प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट CO2 भी बना। समझ में आ रही बात? मतलब इसने कार्बन, ठीक है, कहाँ से लिया? समझ में आता होगा आपको। ये ग्लूकोज में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये इसने ले लिया, और साथ में इसके साथ प्रोडक्ट क्या भी बन गया? मेन प्रोडक्ट तो बना एनर्जी और वो चीज़ें बनती, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? CO2। इस पूरी प्रोसेस को मैं समझाऊंगा। एक प्रोडक्ट हमारा बन गया CO2। अब ये CO2 जो है वो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट है, मतलब हमारी बॉडी में इसका कोई खास काम नहीं होता है, तो इस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल करना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? गैसियस वेस्ट। तो अब क्या करना है? ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जो प्रोसेसेस होंगी कौन सी? मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उसमें क्या होगा? बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी हमारे लिए बनेगा। तो हमें क्या करना है? क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको बॉडी के अंदर रखे नहीं रहने दे सकते, उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए तीसरी प्रोसेस के बाद चौथी प्रोसेस हमारी आती है, ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस को एक मिनट के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ प्रोसेस हमारी आएगी वो होगी, ठीक है, एक्सक्रीशन। कौन सी प्रोसेस होगी? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट कर देना, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना। ये सारी प्रोसेस आपको वन बाय वन, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, बहुत सारा हमारे पास टाइम है। अब इनको हम टॉपिक वाइज इन सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज हम जो है निपटाते चलेंगे। चलिए, तो एक्सक्रीशन जो है वो क्या है? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, बेसिक समझ। ठीक है, तो जो वेस्ट बना है उसको बॉडी का बाहर निकलना जरूरी है बॉडी से, उसके लिए हमारी प्रोसेस आ जाएगी एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में जो हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हम अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, वो होते हैं किडनी। इन सारी प्रोसेस को हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे और प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट बॉडी से बाहर निकल गया, तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हमें एनर्जी मिल गई है, बहुत सारी उस एनर्जी को यूज करके हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक प्रोसेस और पढ़ेंगे हम लोग, वो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले एक प्रोसेस और समझा देता हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं और जो माइंड है वो आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन का जो कंट्रोल है वो कैसे बना रहता है। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है ये भी अपने आप में, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन और बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, उन सब के बारे में, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और लास्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग होती है तो वो अपने जैसी स्पीशीज को अर्थ के ऊपर कंटिन्यू रखती है। जैसे कि हर लिविंग थिंग्स का कुछ लाइफ स्पान होता है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हम लें, एक एवरेज लाइफ स्पान जो रहता है वो 60 to 70 ईयर्स माना जाता है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनका कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 60 to 70 ईयर्स एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पान है, और उसके बाद में डेथ हो जाती है हर लिविंग थिंग्स की। तो अब उसके बाद में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने जैसी स्पीशीज को क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करके चला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज की कंटिन्यूटी जो है वो अर्थ के ऊपर बनी रहेगी। क्लियर? तो जो ये होता है, ये पर्टिकुलर लाइफ स्पान है, अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो लास्ट हमारी प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन
डिस्कस करेंगे। क्लियर हुई तो ये बात। चलो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज न्यूट्रिशन। क्लियर, ठीक है। हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो अभी मैंने आप लोग को न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी कुछ समझाया, अब हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स सबसे पहले क्या करता है, फूड का इंटेक करता है, और उसके बाद में उस इंटेक किए हुए फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइफ के लिए, तो इनका इंटेक करता है और इनसे मिली हुई जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करता है। तो उस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन भी समझा दी थी और यही सजेस्ट किया था कि आप समझने के बाद डेफिनेशन अपनी तरफ से बनाया करें। क्लियर। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो पर्टिकुलरली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो टाइप हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा टाइप है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब इनको हम आप जो है स्टडी करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कौन सा न्यूट्रिशन है। तो देखिए ये नाम से ही पता लग रहा है, एक्चुअल में ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ऑटो और दूसरा है ट्रॉफ। ये दो वर्ड हैं। तो इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से हो जाना, ठीक है ना, जैसे ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन का इंटेक करना, या ठीक है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड। तो मतलब खुद से न्यूट्रिशन हो जाना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ जिसमें न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसके लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। दूसरे पर डिपेंड होने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करिए ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए स्पेशली दो चीज़ों पर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। हमें अपना खाना या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। अगर ये दो चीज़ ना हो तो ह्यूमन बीइंग का भी सर्वाइवल हमारे अर्थ पे क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑटोट्रॉपिक, तो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकता। ये कैसा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स आप सब लोगों को पता है, इनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अपना न्यूट्रिशन जो है वो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं। और किस किस की हेल्प से करेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, और ये न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं ग्रीन प्लांट्स की जो ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होती है, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाइए, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से क्लियर करते हैं। क्लियर, तो समझ में आ गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेता है, बाहर के कुछ जो फैक्टर्स हैं उनकी हेल्प से। जैसे थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, और एक पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये जो ग्रीन प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है ये एक्चुअल में क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर अपना फूड खुद बना लेते हैं। इस प्रोसेस को ही हम इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है, ये ऑटोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को तो अब हमें डिटेल में पढ़ना है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट के अलावा और किस में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये नॉन ग्रीन प्लांट जो है उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आ जाता है, उसको हम पढ़ेंगे।
ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस पाई जाती है। और बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट भी, जैसे अगर हम बात करें एल्गी की, ठीक है, ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो एल्गी या कुछ बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर भी कुछ में, सारे बैक्टीरिया में नहीं और सारे एल्गी में नहीं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो अगर आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में समझना चाहें तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस देखते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस। आप ले सकते हैं ग्रीन प्लांट्स कैन मेक their own food with the help of sunlight, with the help of chlorophyll कर लो पहले, chlorophyll, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर होगी बात। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनकी हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो हम यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड क्लोरोफिल, ठीक है, gives C6H12O6 that is glucose। ठीक है, साथ में कुछ वाटर भी बनता है, और क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हरे भरे पेड़ लगाओ, ज़्यादा ऑक्सीजन पाओ। तो वो ऑक्सीजन कैसे मिली है हमें, कि जो, अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन वो मिली है और यूज क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो प्लांट हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं। ठीक है ना, आप इस प्रोसेस को थोड़ा समझ सकते हैं इस वे में, इन्वायरमेंटल वे में, अगर आप इसको समझना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोसेस होती है पूरी, और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ वाटर भी ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में, कुछ वाटर भी रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, किसके थ्रू होती है अभी बात करते हैं। ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है। स्टोर कौन सी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म। एक्चुअल में जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी लेंगे, वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। अब तो आपके जो है ऑप्शनल भी हैं उसमें, और वन वर्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ पर, या फिर जो आपके इस साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगे वो क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाले, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, और जो स्टोर होता है ये कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर। अब हम बात करते हैं बच्चों साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, मतलब जो फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट के अंदर वो कहाँ पर होगी। तो इसको कोई पर्टिकुलर साइट तो हम वैसे अभी नहीं बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होगा, चाहे ग्रीन स्टेम हो, चाहे ग्रीन लीफ हो, चाहे ग्रीन फ्रूट हो, जो भी इसका ग्रीन पार्ट होगा, मतलब समझ रहे ग्रीन पार्ट से मतलब जहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा प्लांट का, वो वाला हिस्सा जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होता है। क्लियर। लेकिन स्पेशली जो फोटोसिंथेसिस की साइट है वो होती हैं लीव्स, पत्तियां। प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चंस के व्हाट आर द साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप कहोगे लीव्स।
ठीक है, ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स, क्लियर। दैट इज वाई ग्रीन लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इनके क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। तो कोई क्वेश्चन आपसे ये पुट अप कर सकता है कि किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, तो लीव्स को कहा जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि वहां पर इनका खाना बन रहा है, ठीक है। अब लीव्स की सरफेस पर टाइनी होल्स पाए जाते हैं, टाइनी होल्स ना, तो जैसे होल्स होंगे, टाइनी होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर की तरफ एब्सॉर्ब हो रही है और जो ऑक्सीजन है O2 जो है वो रिलीज हो रही है, तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, लीव्स की सरफेस पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं लीव्स की छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा का भी मैं अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। स्टोमेटा में भी गार्ड सेल्स होती हैं जो कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं, कब स्टोमेटा को ओपन होना है और कब स्टोमेटा को क्लोज हो जाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्पेशली कौन सी साइट्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, और इनको, इन ग्रीन लीव्स को इसीलिए किचन ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। और जो टाइनी होल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। क्लियर। चलो देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है, तो उसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, तो समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या सर बार बार रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अभी हमने बताया, क्लोरोफिल क्या है, ये एक टाइप का ग्रीन पिगमेंट है। एक्चुअली जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट के अंदर, ग्रीन लीव्स में एक टाइप का प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड आपने 9th या 8th क्लास में प्लास्टिड के बारे में पढ़ा होगा। तो जो प्लास्टिड होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट पाया जाता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लियर। क्लोरोफिल क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकती, और क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोफिल है उसी की वजह से जो प्लांट का कलर होता है, लीव्स का कलर होता है या स्टेम का कलर होता है, ग्रीन जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारा जो प्लास्टिड है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। काम क्या करता है, काम ये करता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ध्यान से समझिए इसको, काम क्या करता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या काम करेगा, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, मतलब सनलाइट को ट्रैप करने का जो वर्क है वो क्लोरोफिल का है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, देखिए प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ज़मीन के ऊपर होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वाटर में होते हैं, जिनको हम वाटर प्लांट या एक्वाटिक प्लांट भी कहते हैं, ठीक है ना, उनको हाइड्रोफाइट्स भी कहा जाता है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, जो ज़मीन के ऊपर प्लांट हैं, जो कि हम लोग देखते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन जो वाटर प्लांट हैं, एक्वाटिक प्लांट हैं, वो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी यूज़ करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिजॉल्व है, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व CO2 है, एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो उस डिजॉल्व CO2 को यूज करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाई थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करती है, और अभी आपने देखा रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की रिएक्शन हो रही थी, तो हमारा मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर हमारा वाटर आता है। वाटर क्या है, कोई भी प्लांट हुआ वो अपनी रूट्स के थ्रू, रूट हेयर पाए जाते हैं, रूट्स में क्या पाए जाते हैं बच्चों, रूट्स हेयर, क्लियर। उनके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट अपने थ्रू से,
पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टेम के थ्रू जो सारे पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं, उन सब में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? ये वही वाटर है जो कि अभी आगे हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आए। तीसरी चीज, चौथी चीज, सनलाइट। सनलाइट तो एबंडेंट है, सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का सनलाइट। ठीक है, तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, सनलाइट, क्लोरोफिल जो होगा उसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। सनलाइट का मेन वर्क क्या है? सनलाइट का मेन वर्क होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, बेसिक चीज़ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये जो सनलाइट है ये इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े हुए हैं इनको स्प्लिट कर देती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सनलाइट का वर्क है वो है स्प्लिटिंग। बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपके जो ऑप्शनल एमसीक्यूज हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन वर्क ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ क्लोरोफिल, या विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क ऑफ क्लोरोफिल। इस तरीके से आपको टिक करने के लिए आ जाएंगे, तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे भले क्वेश्चंस को, एक नंबर का क्वेश्चन होता है उसको छोड़ कर आते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। ठीक है, तो पछताना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सुकून से पढ़िए, ध्यान से समझिए। तो सनलाइट का काम क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। क्लियर? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो हाँ, अब जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इसको एक टर्म दिया जाता है फोटोलाइसिस। क्या बोला जाता है? जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको होगा फोटोलाइसिस। ठीक है, ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश, तो वन वर्ड में आपसे पूछा सकता है तो वो कहलाता है फोटोलाइसिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आ गई होंगी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, अभी हमने इस पे बातचीत की थी स्टोमेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो स्टोमेटा को अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से गार्ड सेल्स होती हैं, ऐसे ये इस तरीके से ऐसे क्लोज भी हो जाती हैं और इस तरीके से ओपन भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा की आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये जो बीच का जो पार्ट है ये कहलाएगा स्टोमेटल पोर। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? तो आपका आंसर होगा, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। ठीक है, ये हैं गार्ड सेल्स, ये ऐसे बंद भी हो जाती हैं और खुल भी जाती हैं। अब जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, किस प्रोसेस की वजह से होती है? तो आपका आंसर होगा टर्गिडिटी की वजह से। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे घर में हमारे मोटर होती है, पाइप होता है, तो जब मोटर नहीं चल रही होती तो जो पाइप होता है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा होता है, मतलब बहुत लूज पड़ा होता है। आप एकदम से मोटर को ओपन करिए, जैसे ही मोटर से पानी जो है, वाटर जो है वो स्पीड के साथ उस पाइप में जाएगा तो पाइप एकदम से सीधा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जब पानी बहुत तेज बहेगा, प्रेशर के साथ बहेगा तो पाइप को सीधा कर देगा, और जैसे ही पानी का बहाव, प्रेशर कम होगा तो पाइप फिर से कैसा हो जाएगा। ऐसा ही इसके अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं टर्गिडिटी। ठीक है, जब प्रेशर जो है, वाटर का प्रेशर इनके अंदर बढ़ जाता है तो ये टर्गड हो जाती है, तन जाती है। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर थोड़ा लूज हो जाता है तब ये भी लूज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो किस कौन से प्रोसेस पर बेस्ड है? याद रखेंगे इसको, टर्गिडिटी पर। ठीक है, स्टोमेटल जो पोर होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स। ठीक है, अब सेल हैं तो डेफिनेटली सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूर होगा। ठीक है ना, इसको 9th क्लास में सेल चैप्टर है, आपने उसमें पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैंने बना के दिखा दिया, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो पूरी मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। एक स्टेप कहलाता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा स्टेप कहलाता है डार्क रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है,
डार्क रिएक्शन। क्लियर? कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है? आप कहेंगे मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में पूरी होती है। एक लाइट रिएक्शन पहला स्टेप और दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वाला स्टेप वो वाला स्टेप है जिसमें जो प्रोसेस है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। मतलब उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लाइट की प्रेजेंस नेसेसरी है, जरूरी है। मतलब अगर लाइट की प्रेजेंस ना हो तो ये वाला स्टेप नहीं होगा। क्लियर? दूसरा स्टेप नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, डार्क रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि इस वाले स्टेप के लिए अब लाइट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया उसके बाद में अब चाहे लाइट प्रेजेंट हो या ना हो, डजंट मैटर, ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा। क्लियर? तो इन्हीं दोनों स्टेप्स को हम जरा 1 बाय 1 समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, हमने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, स्पेशली लीव्स के अंदर हो रही है, ग्रीन लीव्स में। ठीक है? तो ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, और जो प्लास्टिड है उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है ये सबसे पहले क्या करता है, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। क्लियर? ये क्या करता है, ये यूवी एनर्जी को, मतलब अल्ट्रावायलेट एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, अभी हमने सब कुछ समझाया है आपको। ये एब्जॉर्ब एनर्जी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती है। वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को H में मीन्स हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइट एनर्जी है, जो एब्जॉर्ब हुई है, वो कौन सी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है। वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है? पढ़ा है ना? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है एनर्जी कन्वर्ट होने का। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जो CO2 है जो कि एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होती है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब होगी। वो CO2 रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। कोई आपसे कहे फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, ग्लूकोज है। कैसे आया, इस तरीके से आया, ये मैकेनिज्म है। ठीक है? C6H12O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है? उसके बाद में तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो मैकेनिज्म में आ जाती है। ठीक है? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है, पूरा आप इसको समझ सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है? तो वो फैक्टर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ऊपर असर पड़ सकता है। लाइट ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा डिम है, जो इंटेंसिटी है वो कम है, तो उससे भी असर पड़ेगा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, मतलब जिस एरिया में, जिस जगह पर वो प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, ये भी इफेक्ट आता है इसके ऊपर। टेम्परेचर कैसा है और वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? और ये सारे तो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर? ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके साथ साथ सम इंटरनल फैक्टर्स आर आल्सो देयर। यहाँ पर क्या है, जैसे अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रही है, सेल में जो वर्क चल रहा है वो किस तरीके से है, उस पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिपेंड करती है। जो क्लोरोफिल है वो कैसे वर्क कर पा रहा है, गार्ड सेल्स जो है वो सही से वर्क कर पा रही नहीं कर पा रही हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग सही से रेगुलेट हो पा रही है नहीं पा रही है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल फैक्टर्स मान जाते हैं। ठीक है? तो आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। ये ऑलमोस्ट सारी ही बातें मैंने इसमें बता दी हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में